से वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट पर्सन इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। ऐसा मैं नहीं बल्कि हिंडनबर्ग का कहना है। लेकिन आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या, चलिए जानते हैं। दरअसल बात है 6 में ईयर 1937 में हुए एक डिजास्टर की, जहां जर्मनी का एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, जो कि 100 लोगों को लेकर जा रहा था, इसमें आग लग जाती है और 35 लोग मारे जाते। जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी, जिसमें 100 लोगों को इतनी फ्लेमेबल गैस के साथ नहीं ले जाना चाहिए था, जिससे इस डिजास्टर को रोका जा सकता था। अब बात आती है 2017 में, जहां नेथन एंडरसन, जो कि एक इजरायली सिटीजन है, इन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था हिंडनबर्ग। इनका कहना है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग डिजास्टर की, जो कि एक मैन मेड डिजास्टर था, जिसे रोका जा सकता था, ऐसे ही इनकी कंपनी है जो कि दुनिया में हो रहे फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है, उनके बारे में रिसर्च करती है और लोगों को उनके बारे में बताती है। अब बात आती है कि कंपनी को इससे क्या फायदा होता है। दरअसल यह कंपनी शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाती है। कई लोगों को शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, मैं छोटी मोटी तौर पर बताता हूँ। देखिए, जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं और शेयर के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिसमें शेयर के दाम कम होते हैं और आपको प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी एबी है जिसका एक शेयर 2000 रुपए का है, और कहीं से मुझे यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आने वाले 5 दिन में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। ऐसे में मैं अपने ब्रोकर से इस कंपनी का एक शेयर उधार लेता हूँ और उसे 2000 रुपए में बेच देता हूँ। अब जैसे ही इस कंपनी का एक शेयर 1000 रुपए का होता है, मैं तुरंत एक शेयर खरीदता हूँ और अपने ब्रोकर को 5 दिन में वापस कर देता हूँ, जिससे मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन यह जो मैंने शेयर उधार लिया है, उसकी भी कुछ कीमत होती है जो कि मुझे ब्रोकर को देनी पड़ती है, और यह सारा काम करोड़ों रुपए में होता है। इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इसी शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाती है। लेकिन आपको जानकर अजीब लगेगा कि विकिपीडिया के हिसाब से इस कंपनी में 5 से 7 लोग ही हैं, लेकिन ईयर 2017 से अभी तक इन्होंने 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं, जिनमें से 70 to 80% केसेस में ये सही निकले हैं। अब बात आती है अडानी के केस की, जहां 24 जनवरी 2023 को इस कंपनी ने अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल था हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसके आते ही कंपनी के शेयर भर भरा कर गिरने लगे। अब नेक्स्ट डे, जहां 26 जनवरी को मार्केट क्लोज थे, इस दिन अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसे एफपीओ के खिलाफ एक साजिश बताया। अगर यहाँ बात की जाए अडानी पर लगे हुए एलिगेशंस की, तो इस कंपनी ने अडानी ग्रुप के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं, लाइक अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, स्टॉक मैनिपुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सबसे बड़े एलिगेशन स्टॉक मैनिपुलेशन की। अब यह किस चिड़िया का नाम है, आइए बताता हूँ। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का कहना है कि मार्च 2020 में अडानी के एक शेयर का प्राइस 130 रुपए के आसपास था, लेकिन नवंबर 2022 में यह 130 रुपए से बढ़कर 4000 तक पहुंच गया। अब इतने कम टाइम में एक शेयर के प्राइस का इतना ऊपर उठ जाना कोई आम बात नहीं है, और यह सब तब हुआ जब कोरोना का टाइम चल रहा था। अब यहाँ सवाल यह आता है कि इतने कम टाइम में इनके शेयर का प्राइस बढ़ा कैसे। दरअसल इन्होंने अपने शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए मार्केट में एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी। अब अगर कोई कंपनी कैसे भी करके अपने सारे शेयर्स पर कंट्रोल ले लेती है, तो डिमांड एंड सप्लाई का कंट्रोल भी उसके हाथ में आ जाएगा, जिससे वो शेयर के प्राइस को भी कंट्रोल कर सकती है। और शेयर के प्राइस ही कंपनी की पावर के बारे में बताते हैं। बात की जाए अडानी की, तो इन्होंने अपनी कंपनी के 74% शेयर्स खुद के पास रखे हुए थे, और बचे हुए शेयर्स को इन्होंने दूसरी कंट्रीज में खुद की ही बनाई हुई शेयर मार्केट कंपनीज के द्वारा इन्वेस्ट करवाकर एक फेक डिमांड क्रिएट कर दी थी, जिससे कंट्रोल इनके हाथ में पहुंच गया। अब जिसकी कंपनी के शेयर का प्राइस ज्यादा होगा, वह उतना ही अमीर होगा। इन शेयर्स के थ्रू ही कंपनीज लोन लेती हैं, और यहाँ अडानी ग्रुप ने 2 लाख करोड़ का लोन लिया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आप इस लिस्ट को देखिए जिसे हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो अगर यह 5 कंपनी अपने सारे एसेट्स को सेल भी कर दें, तब भी यह लोन नहीं चुका सकती। दरअसल यह जो रेशियो दिया हुआ है, यही बताता है कि कंपनी लोन चुका सकती है या नहीं। अगर ये रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब वह कंपनी अपने सारे एसेट्स को सेल करके भी लोन नहीं चुका सकती। और अडानी के केस में ये रेशियो कितना है आप देख ही सकते हैं। वैसे तो इनके छोटे भाई राजेश अडानी, ब्रदर इन लॉ समीर बोरा और बड़े भाई विनोद अडानी पर भी आरोप लगे हुए हैं। जैसे इनके छोटे भाई राजेश अडानी पर आरोप है कि यह टैक्स फ्रॉड के लिए 2 बार अरेस्ट किए जा चुके हैं। इनके ब्रदर इन लॉ पर आरोप है कि ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे, और इनके बड़े भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। अब बात आती है 29 जनवरी पर, जहां अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को 413 पेजेस का में रिप्लाई दिया,
जहां इन्होंने हिंडनबर्ग की काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, लेकिन उस रिप्लाई में अडानी ग्रुप के कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, अडानी ग्रुप ने कहा कि यह रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया हमला नहीं, बल्कि यह भारत पर किया गया हमला है। यह भारत की अखंडता और भारत के विकास की कहानी और उम्मीदवारों पर हमला है। नंबर 2, अडानी ग्रुप ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों से मिलकर तैयार की गई है। इसमें लिखे गए आरोप बेबुनियाद हैं और बदनाम करने के मोटिव से लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि झूठे आरोप लगाकर मार्केट में जगह बनाना, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को नुकसान हो और हिंडनबर्ग इसका फायदा उठा सके। और अडानी ग्रुप का कहना है कि यह रिपोर्ट तभी आई जब अडानी ग्रुप का एफपीओ लॉन्च होने वाला था। फिर इन पॉइंट्स का रिप्लाई देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा कि धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या देशभक्ति का पर्दा नहीं डाला जा सकता। अडानी ग्रुप अपनी बढ़ती हुई आय को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका एक शानदार भविष्य है। हम मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है और जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। इन दी एंड इतना सब होने के बाद अडानी अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए गवा चुके हैं और इनकी पोजीशन 3rd से 21 पर पहुंच चुकी है। थैंक यू।